Hello students, welcome to the class 10. Today we are going to start and learn our lesson number 4 from the book of Behind Truly Beautiful Mind. Beautiful Mind यहाँ पर जिसके बारे में हमें इस लेसन में जानना है, that is a very well known and a great scientist of the world named Einstein. I hope you all know about him क्योंकि पूरी दुनिया उनको बहुत ही अच्छे तरीके से जानती है. इज़ अ वेल नोन साइंटिस्ट और बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट है. तो ग्रेट साइंटिस्ट होने के बावजूद भी उनके अंदर एक ब्यूटीफुल हार्ट भी था. एज अ ह्यूमन बीइंग एक ब्यूटीफुल माइंड यहाँ पर बात की है, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड. तो एज अ साइंटिस्ट तो उन्होंने वर्क अच्छा किया ही है, बट एज ह्यूमन बीइंग भी उन्होंने क्या अच्छा काम किया है ये हम देखेंगे इस लेसन में. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, he had seemed much too large. At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him rather boring. So the youngster played by himself much of the time. He especially loved mechanical toys, looking at his newborn sister, Maja. He is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" सो यहाँ पर बताया गया है कि आइंस्टाइन जो है उनका बोर्न हुआ था 14 मार्च 1879 को जर्मन के उल्म सिटी में. जब वो बहुत ही छोटे थे, उनकी मदर को लगता था कि उनका जो सिर है वो उनको देखने में लुक वाइज बहुत ही बड़ा लगता था, राइट. और आइंस्टाइन जो थे वो 2 साल तक कुछ बोल नहीं पाते थे. 2.5 ईयर के हुए जब उन्होंने बोलना शुरू किया, सीखा धीरे धीरे, तो वो एक ही चीज़ को 2 बार दोहराते थे. ये चीज़ भी थोड़ी उनको अजीब लगती थी. और नेचर वाइज वो थोड़े क्या थे, फ्रीक, यानी कि वो उतने दूसरों के साथ घुल मिल नहीं पाते थे. उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि किससे कैसे बात किया जाए, कैसे बिहेव किया जाए, किसके साथ कैसे हम मैच हो सकते हैं. सो दैट इज कॉल्ड फ्रीक. उनकी मदर को भी यही लगता था. एंड जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो 2 बार बोल रहे थे, इसलिए उनके जो उनके फ्रेंड्स थे, उसके जो क्लासमेट्स हैं या फ्रेंड्स हैं, वो उसको बुलाते थे ब्रदर बोरिंग, क्योंकि वो जल्दी से दूसरों के साथ मैच नहीं हो पाते थे. पर हाँ, जो उनकी एक अच्छी क्वालिटी है, दैट इज कि पहले से ही उसके अंदर एक जीनियस छुपा हुआ था, और वो जीनियस यहाँ से शुरू हो रहा है अब खिलना. कैसे? तो यहाँ पर जब वो छोटे थे तो दूसरों पे भले ही उनको इंटरेस्ट नहीं था, पर जब वो खेलते थे तो उनको मैकेनिकल टॉयज जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते थे. ऐसे ही देखा जाए तो यहाँ पर से ही उनके साइंस की शुरुआत हो चुकी थी. एंड जब उनकी छोटी बहन का जन्म हुआ था, जिनका नाम यहाँ पर बताया है माजा, तो इतनी छोटी थी, उसके पाँव नहीं दिख रहे थे. तो उन्होंने बताया कि अरे उसके व्हील्स कहाँ है. व्हील्स का मतलब यहाँ पर हम उसका मतलब करेंगे फीट, यानी कि उसके पाँव. A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. अब जब वो 6 साल के हुए तब उन्होंने वायलिन बजाना भी शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी मदर की ये बहुत विश थी. तो उन्होंने बजाना तो शुरू किया, पर ये धीरे धीरे उनकी स्किल इसी में ही डेवलप होती गई. और एक बार उनके पिता को स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि आइंस्टाइन आगे जाके प्रोफेशनली अपनी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चूज़ कर रहा है, ये चीज़ बहुत मैटर नहीं करती है. क्यों? क्योंकि वो आगे जाके कुछ बन नहीं पाएगा, या फिर जो भी वो लाइन या जो भी स्ट्रीम वो चूज़ करेगा तो उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका मानना था कि वो बहुत ही वीक है. यहाँ पर आइंस्टाइन की एक जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है एज अ प्रोफेशन भी आप बोल सकते हो, क्योंकि स्टडी का लेवल ज़्यादातर हम यही सोच के करते हैं कि भाई आपको क्या बनना है आगे जाके, तो उस लेवल से हम स्टडी को आगे
पसंद करते हैं। पर यहाँ तो बहुत ही छोटी सी एज में किसी के बारे में ऐसे डिसाइड कर लेना कि वो कुछ नहीं बन पाएगा या फिर वो आगे जाके सक्सेस नहीं हो पाएगा, दैट इज़ रॉन्ग। सो यहाँ पर उसके प्रिंसिपल ने तो बता दिया, उसके टीचर ने, हेडमास्टर ने, पर उसकी मदर ने उन्हें वायोलिन बजाना सिखाना, उनके पीछे उनकी विश होना। यहाँ से एक ऐसी स्ट्रीम की शुरुआत होती है। ज़रूरी नहीं है कि ईच एंड एवरी चाइल्ड वो पढ़ाई में ब्राइट ही हो, ज़रूरी नहीं है कि सबकी सेम स्किल डेवलप हो, सबके अंदर कुछ ना कुछ खूबियाँ हैं और कुछ ना कुछ खामियाँ हैं, राइट। तो प्लस कुछ पॉइंट्स हैं तो कुछ माइनस पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें भी सीखनी चाहिए कि सबके अंदर सेम क्वालिटीज़ नहीं होती है। But Albert Einstein was not a bad pupil. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject. Einstein hated the school's resignations and often clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन इतने बुरे भी प्यूपिल नहीं थे। क्यों? यहाँ पर बताया गया है कि जब वो म्यूनिच के हाई स्कूल में गए तो उनको सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे स्कोर करते थे। वो आगे जाके जब वो एक चीज़ यहाँ पर उनको यही पसंद नहीं आई स्कूल के बारे में कि वहाँ पर जो उनका रेगुलेशन था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था और आइंस्टाइन के जो ख्याल थे वो उनसे मैच नहीं हो रहे थे, तो आए दिन उनका टीचर के साथ क्लैश होता रहता था। The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland, in a city which was more liberal than Munich. यहाँ पर एल्बर्ट एंड आइंस्टाइन के जो पेरेंट्स थे वो वहाँ पर उसको आइंस्टाइन को अपने रिलेटिव्स के वहाँ पे रख के वो मिलान शिफ्ट हो गए। एंड देन वो आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू। अब उन्होंने अपना एजुकेशन जो फर्दर एजुकेशन है वो स्विट्जरलैंड में डिसाइड किया, जहाँ पर उनको थोड़ी म्यूनिच से कंपेयर टू यहाँ पर उनको थोड़ी सी फ्रीडम मिली। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो उनको थोड़ा सा लिबरल लगा। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स and interested in physics, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. यहाँ पर आइंस्टाइन ने अपनी स्टडी खत्म करने के बाद जो फर्दर स्टडी है अपनी वो ज्यूरिच में कंप्लीट करने का सोचा और ही इज़ हाईली गिफ्टेड। तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में वैसे ही उनका पहले से ही इंटरेस्ट काफ़ी रहा था। सो यहाँ पर उन्होंने फर्दर आगे का अपना प्रोफेशन जो है वो डिसाइड करने के लिए उन्होंने ज्यूरिच में जाना ज़्यादा बेटर समझा। अब यहाँ पर साइंस से भी कुछ अलग था जो उनकी लाइफ में जो उनको उनकी लाइफ में का एक पार्ट है वो यहाँ पर देखेंगे। सो हियर यू कैन सी दैट आइंस्टाइन जो है वो अपनी एक फेलो स्टूडेंट्स जो है जिनका नाम यहाँ पर बताया है मिलीवा मैरिक, whom he found to be a clever creature, जिनको वो अपने जैसा ही एक क्लेवर क्रीचर मानते थे। और यहाँ पर the young sub had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. यहाँ पर एक चीज़ ये भी हमें देखने को मिल रही है कि ज्यूरिच में जो यूनिवर्सिटीज़ थी शायद उस टाइम में वो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ की कि जहाँ पर वुमेंस को डिग्री मिल सकती थी या वुमेंस को अगर डिग्री लेनी है तो उनको पढ़ाई के लिए यहाँ पर ही आना होता था। एंड अनदर थिंग अबाउट आइंस्टाइन एंड मिलीवा वॉज दैट वो दोनों ही आर्ट लवर पर्सन थे। तो यहाँ पर उन्होंने उस टाइम की बात है कि जब आइंस्टाइन का ज़माना था तब आर्ट को, म्यूज़िक को या फिर लिटरेचर ऐसी चीज़ों को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था। पर आइंस्टाइन और मिलीवा दोनों ही ऐसे लोग थे जो आर्ट और लिटरेचर और म्यूज़िक को ज़्यादा पसंद करते थे। तो उनके सामने जो भी लोग उनके अपोजिट में थे उनको वो अपने दुश्मन मानते थे और उनको वो फिलिस्टाइंस कह के बुलाते थे। हियर यू कैन सी द वर्ड मीनिंग ऑफ फिलिस्टाइंस, अ वर्ड यूज्ड डिसअप्रूविंग टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक एंड आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक। ऐसे लोग जो आर्ट, म्यूज़िक या लिटरेचर को पसंद नहीं करते थे उनको वो लोग फिलिस्टाइंस कह के बुलाते थे।
सो वो मानो एक तरह से उनके दुश्मन ही थे, क्योंकि उनके इंटरेस्ट को वो लोग पसंद नहीं करते थे। तो कौन थे यहाँ पर उनके दुश्मन? सबसे पहले आते हैं यहाँ पर आइंस्टाइन की फैमिली, जो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी उसके आर्ट के रिलेटेड जो इंटरेस्ट था उसको। एंड अनदर थिंग, एंड एट द यूनिवर्सिटी, और ऐसी यूनिवर्सिटी में बहुत ही लोग थे जो ऐसी कला को, आर्ट को या फिर म्यूज़िक को पसंद नहीं करते थे। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है, कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स। ठीक है, तो ऐसी चीज़ जहाँ पर वो लोग कॉन्स्टेंटली उनका अपोज करते रहते थे। अब धीरे धीरे ये जो कपल है फेल इन लव, और उस ज़माने की बात है जब तब टेलीफोन या फिर मीडिया इतना अभी के टाइम में जितना सक्सेस है या फिर अभी के टाइम में जितना हमारे पास अवेलेबल है उतना नहीं हुआ करता था। सो उस टाइम में लोग एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए लेटर्स का यूज़ करते थे। तो यहाँ पर लिखा है, लेटर्स सर्वाइव्स इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस। अब यहाँ पर एक फ़नी सी बात ये है कि एज अ वो लोग साइंस के फील्ड से बिलोंग करते थे, तो यहाँ पर अपनी लव की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी वहाँ पर वो जो वर्ड्स का यूज़ करते थे, इट विच इज़ रिलेटेड टू द साइंस। तो यहाँ पर उसका एग्जाम्पल भी दिया गया है। आइंस्टाइन रॉट, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। मैं उस दिन बहुत प्राउड फील करूँगा जब हम दोनों मिलके अपना जो ये प्रोजेक्ट है रिलेटिविटी के रिलेटेड उसको ख़त्म करेंगे, उसको कंक्लूड करेंगे, तब मैं बहुत ही प्राउड फील करूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि साइंस के वर्ड का यूज़ करके उन्होंने कैसे अपनी फीलिंग्स को यहाँ पर शेयर किया है। In 19,000, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. अब 1900 के साल में जब वो 21 ईयर ओल्ड ग्रेजुएट पर्सन थे, पर वो तब अनएम्प्लॉयड, यानी अब अभी उनके पास कोई जॉब नहीं है। तो अब उन्होंने क्या काम करना शुरू किया, उन्होंने एक ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट एंड गेव अ प्राइवेट लेसन्स ऑल्सो। और साइड में यहाँ पर लिखा है कि एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट एक यहाँ पर ऑफिस था, पैटेंट ऑफिस। पैटेंट यानी कि यहाँ पर जब आप कोई ऐसा इन्वेंशन करने वाले हो या फिर ऐसी कोई भी टेक्निकल इन्वेंशन हो रही है तो उन लोगों को ये कुछ राइट्स दिए जाते हैं जिनको बोला जाता है पैटेंट। तो ये उनका काम होता था किसी को पैटेंट देना। सो आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन अ सीक्रेट। भले यहाँ पर वो काम करते थे पर उनका खुद का जो इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था, जो खुद की थ्योरी जो वो पब्लिश करना चाहते थे, जिस पे वो काम करना चाहते थे, वो कुछ अलग ही थी। तो यहाँ पर वो काम करते करते उनके दिमाग में सीक्रेटली कोई एक ऐसा थ्योरी भी चल रहा था जो उनके दिमाग में काम कर रहा था। He is said to have jokingly called his desk drawer at work at the Bureau of Theoretical Physics. One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. From this borrowed the world's most famous formula which describes the relationships between mass and energy. यहाँ पर बताया गया है कि 1905 में जब उनकी जो थ्योरी थी रिलेटिविटी ऑफ रिलेटिविटी जो उन्होंने पब्लिश किया, उनके थ्योरी के हिसाब से यहाँ पर उन्होंने बताया गया है इंडीड टू परफेक्टली, एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर उन्होंने उसका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। टाइम और डिस्टेंस दोनों एक्यूरेट नहीं है। और एक क्लॉक का एग्जाम्पल दिया है कि दोनों घड़ी को अगर आप एक साथ शुरू करते हो तो एक घड़ी है वो आगे चलेगी और दूसरी है वो थोड़े से उस टाइम के हिसाब से वो थोड़ा सा पीछे होगा। तो ये उनका एग्जाम्पल है। और
सो वंस अगेन वी रिपीट द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. 1905 में जब आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया था, अकॉर्डिंग टू दैट टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट. इसका एब्सोल्यूट का मतलब यहाँ पर करेंगे कि टाइम और जो डिस्टेंस है उसका मेजरमेंट जो है वो किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट है. और यहाँ पर जो क्लॉक का एग्जाम्पल दिया है उसे भी एक बार रिपीट करेंगे कि दो क्लॉक जो है वो दोनों क्लॉक रखी गई है और दोनों को आप एक ही समय पे शुरू करोगे, फिर भी एक जो क्लॉक है वो सेम टाइम पे चलेगी, वाइल जो अनदर क्लॉक है वो उससे थोड़ा स्लोली यानी उससे थोड़ा पीछे चलेगी. ठीक है. सो हियर यू कैन सी द मैथमेटिकल इक्वेशन. और ऐसा आइडिया आप बोल सकते हो जो आइंस्टाइन ने पूरे वर्ल्ड के लिए, जो हमारा ग्रेट बोल सकते हो इक्वेशन या फिर ग्रेट कॉन्सेप्ट या फिर उसकी जो थ्योरी है जो पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही अच्छे से साबित हो पाई है. सो दैट इज़ E इज इक्वल टू mc². ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसमें E जो है विच इज़ स्टैंड फॉर एनर्जी, M फॉर मास एंड C फॉर द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम. वैक्यूम यहाँ पर ऐसी जगह ऐसा प्लेस जहाँ पर वेर देर इज़ नो एयर. और यहाँ पर उसका मेजरमेंट भी उसकी स्पीड का बताया गया, अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. और यहाँ पर एक और एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने यहाँ पर अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अच्छे से समझाया है. When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's relativity. Albert Einstein. तो यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल में बताया है कि जब आप एक खूबसूरत लड़की के साथ 2 घंटे तक बैठे रहते हो तब आपको लगेगा कि सिर्फ 2 मिनट से बैठे हो. बट वेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव, जब आप एक गर्म हॉट स्टोव पे बैठे हो तो तब 2 मिनट भी आपको 2 घंटे की तरह लगेंगे. सो यहाँ पर रिलेटिविटी का कहने का मतलब है कि यहाँ पर टाइम का मेजरमेंट जो है वो हर एक वक्त अलग अलग तरीके से होता है. सो दैट इज रिलेटिविटी व्हाट आइंस्टाइन वांट टू कन्वे अस और कन्वे द वर्ल्ड. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unrevealing. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. She was also bothered by Mileva's intelligence. She is book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. यहाँ पर आइंस्टाइन अपनी करियर में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो आगे बढ़ ही रहे थे, बट दुनिया की ये जो डिफ़िकल्टीज, ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो उन्होंने सॉल्व की थ्रू दिस थ्योरी, एक डिफ़िकल्टी जो थी वो सॉल्व की, पर अपनी रियल लाइफ की जो डिफ़िकल्टी वो यहाँ पर बढ़ चुकी थी. उनकी ये विश थी कि आफ्टर दिस वर्क उनको मिलीवा जो है उनसे शादी करनी थी, बट यहाँ पर उनकी मदर ने उनको रिजेक्ट कर दिया और बोला कि मिलीवा से शादी ना करने के लिए बोला. तो यहाँ पर ये विचार उन्होंने रख दिया और मिलीवा से तब शादी उन्होंने नहीं की. बट द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 सन्स. पर उसके बाद थोड़ा समय बीतता गया और फाइनली उन्होंने 1903 में शादी कर ली. आइंस्टाइन ने मिलीवा से शादी कर ली और फिर उनके 2 बेटे भी हुए. बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फ्लैटर्ड. थोड़े ही सालों के बाद उनकी जो मैरिज लाइफ है थोड़ी खराब होने लगी. Mileva meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. Einstein married his cousin Elsa the same year. यहाँ पर क्या होता है, जब उनके 2 बेटे हो गए उसके बाद मिलीवा को ये फील हो रहा था कि अपने प्रोफेशनल करियर में वो काफ़ी पीछे हो गई है और बस एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बन के वो यहाँ पर रह गई है. फॉर दैट रीज़न इन चीज़ों को लेकर उनके बीच में दूरियां बढ़ती गई और ऐसे लड़ाई झगड़े छोटे छोटे होते रहे एंड फाइनली दे गॉट डिवोर्स्ड इन 1919. और 1919 में उन दोनों के डिवोर्स हो गया और यहाँ पर उनकी मैरिड लाइफ ख़त्म हो गई. उसके बाद उसी ईयर में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जो एक कजिन है जिनका नाम बताया गया है एल्सा, उनसे उन्होंने शादी कर ली. Einstein's new personal chapter coincides with his rise to world fame.
एल्सा से शादी होने के बाद आइंस्टाइन जो है वो अब पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए थे और एक रीज़न ये भी था इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी को यहाँ पर उन्होंने एक नया इंटरप्रिटेशन दिया था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश करके। ग्रेविटी फोर्स के बारे में हम सब जानते हैं दैट एवरीथिंग falls towards the earth. So an eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. और उसके बाद 1919 में एक जो सोलार इक्लिप्स लगा था जिसमें ये प्रूव हो गया कि आइंस्टाइन ने जो भी थ्योरी अपनी पब्लिश की है इट वॉज एक्यूरेट एंड करेक्ट। Einstein had correctly calculated in advance the extent of which the light from fixed star would be deflected through the sun's gravitational field. The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. इस सोलार इक्लिप्स से पहले ही आइंस्टाइन ने पूरी चीज़ जो थी जो पूरा जो थ्योरी था वो जो मेजरमेंट था उसको पूरा करेक्टली कैलकुलेट करके उसको इन एडवांस यानी कि उसको एडवांस में ही ये चीज़ साबित कर दी थी एंड इट वॉज प्रूव करेक्ट और वो सही साबित हुई जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में फेमस हो गए और न्यूज़पेपर ने भी उनको अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन कह के उनको प्रोक्लेम किया। सो हियर वी कैन सी दैट कि कैसे उन्होंने ये प्रूव किया थ्रू दिस एग्जाम्पल ऑफ सोलार इक्लिप्स। सो हियर यहाँ पर आइंस्टाइन ने 1915 में अपने पेपर जो पब्लिश किया था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसमें उन्होंने ये परफेक्टली एक्यूरेटली उन्होंने ये बता दिया था कि 1919 यानी कि 1919 में जो सोलार इक्लिप्स होने वाला है उसमें सोलार यानी कि सन के बीच में होने की वजह से जो एक्चुअल स्टार है वो डिफ्लेक्ट यानी कि उसकी जो पोजीशन है वो हमें अलग ही दिखेगी यानी कि जो एक्चुअल में जो स्टार जहाँ पर है उससे उसकी डायरेक्शन हमें चेंज दिखेगी और वो कितने डिग्री तक चेंज दिखेगी ये भी उन्होंने परफेक्टली कैलकुलेट करके पेपर में बता दिया था कि वो कितने डिग्री तक डिफ्लेक्ट होगा। यानी कि अगर कि आप अर्थ से स्टार को नोटिस कर रहे हो तो आपको वो स्टार है उसकी डायरेक्शन चेंज दिखेगी क्योंकि उसकी जो लाइट है वो सन से रिफ्लेक्ट होगी और जिसकी वजह से उसकी जो पोजीशन है वो हमें थोड़ी सी डिफ्लेक्ट यानी कि वो चेंज दिखेगी। और यहाँ पर मेन बात यही है कि 1915 यानी कि 1915 में उन्होंने ये साबित कर दिया था कि वो कितनी डिग्री पर जो ये मेजरमेंट है ना उन्होंने वो बात बहुत ही कैलकुलेट करके बहुत ही अच्छे से उन्होंने बता दिया था और ये जो मेजरमेंट है वो बहुत ही परफेक्ट साबित हुआ 1919 में जब ये सोलार इक्लिप्स हुआ तब। एंड फॉर दैट रीजन सारे न्यूज़पेपर ने ये साबित कर दिया कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है आइंस्टाइन का दैट इज अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन। Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. यहाँ पर उनको फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज भी मिला गया था और अब वो पूरे दुनिया में फेमस हो चुके थे और उनको देश में अलग अलग जगह से अब इन्विटेशंस भी मिल रहे थे। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an approach. अब जब जर्मनी में नाजीज की सत्ता ऊपर रही थी तब की बात है, तब 1993 में आइंस्टाइन ने जो है वो जर्मनी छोड़कर यूनाइटेड स्टेट की तरफ इमिग्रेट करते हैं एंड 5 years लेटर उन्होंने ये देखा कि न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि एटम यहाँ पर न्यूक्लियर एटम एक ऐसे बॉम्ब की बात हो रही थी, यहाँ पर एक ऐसे इन्वेंशन की बात हो रही थी कि जो इन्वेंट तो हो चुका है बट इन बर्लिन बट हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन अप्रोच मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म जस्ट एज आइंस्टाइन हैड। कुछ वहाँ पर ऐसे भी साइंटिस्ट थे जो फासिज्म यानी कि जैसे आइंस्टाइन जो है वो जर्मनी छोड़कर यहाँ पर आ चुके थे यूनाइटेड स्टेट में, वैसे ही
दूसरे भी साइंटिस्ट ऐसे ही वहाँ पर थे. Just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. उनको ये दिमाग में डर था आइंस्टाइन को कि अगर नाजीज, तब नाजीज की सत्ता पर जो लोग थे उनके लिए उनको डर था कि अपनी गवर्नमेंट के लिए अगर उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब का यूज़ किया तो ह्यूमन बींग्स को कितना नुकसान हो सकता है, और जहाँ पर वो एटॉमिक बॉम्ब का यूज़ होगा वहाँ तो नुकसान होगा ही, पर उसके आसपास के नज़दीकी एरिया में भी काफ़ी हद तक नुकसान हो सकता है, और ये चीज़ बहुत ही डेंजरस हो सकती है ह्यूमन बींग्स के लिए और उनके फ्यूचर के लिए भी. सो इन बातों को लेकर आइंस्टाइन बहुत ही चिंतित थे कि अगर जो नाजीज हैं उन्होंने एटम बॉम्ब का यूज़ कर लिया तो इट बिकम वेरी डेंजरस. एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, आइंस्टाइन wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. His words did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. यहाँ पर ये बात को लेकर वो बहुत ही चिंतित थे आइंस्टाइन कि अगर नाजीज ने इस बॉम्ब का यूज़ कर दिया तो कितना डेंजरस हो सकता है ह्यूमन बीइंग्स के लिए. फॉर दैट रीज़न उन्होंने क्या किया, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू अमेरिका के जो तब के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम बताया गया है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनको उन्होंने 1939 में एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने ये बताया कि इस बॉम्ब के पीछे के परिणाम कितने नुकसानकारक हो सकते हैं, कितने डेंजरस हो सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए. तो इस लेटर की इफ़ेक्ट क्या हुई, अब उन्होंने तो ये चीज़ नहीं की, बट अमेरिका की बात यहाँ पर लिखी है. द अमेरिकन्स डेवलप सीक्रेटली, उन्होंने अपने ऑन प्रोजेक्ट्स के थ्रू ये सारी चीज़ें डेवलप भी कर ली, और उन्होंने ही ड्रॉप्ड इट, और वो एटॉमिक बॉम्ब उन्होंने जापान के 2 सिटीज़ हिरोशिमा एंड नागासाकी में उन्होंने ये दोनों बॉम्ब्स वहाँ पर गिराए और वहाँ पर बहुत ही बड़ा नुकसान भी हुआ. सो दैट थिंग बिकम वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग्स. कितनी बड़ी बात है ये, किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए आप इतनी हद तक गिर जाओ कि उनका अभी का टाइम तो ठीक है पर उनका फ्यूचर भी आगे सिक्योर नहीं रहेगा, उनका फ्यूचर में भी इतनी ही उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी. Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. This time he wrote a public missive to the United Nations. In it, he proposed the formation of a world government. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. But over the next decade, Einstein got ever more involved in politics against for an end to the AMPS building up and using his popularity to campaign for peace and democracy. आइंस्टाइन जो है उनको ये जापानीज की 2 सिटीज़ में एटॉमिक बॉम्ब का जो एक इंसिडेंट हुआ उसको लेकर वो बहुत ही पूरे हिल गए मानो वो न्यूज़ सुनकर, उनको बहुत ही दुख पहुंचा. एज अ साइंटिस्ट वो भले ही उन्होंने इन्वेंशंस को वो बहुत बढ़ावा देते थे या फिर ये उनका काम था, ये इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था, पर साथ साथ भी वो एक अच्छी ह्यूमन बीइंग भी थे. तो उन्होंने यही दिमाग में पहले सोचा कि हम इतनी हद तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते. तो उन्होंने अपना जो वर्क है और एज अ साइंटिस्ट बोलो या फिर एज ए गुड ह्यूमन बीइंग, उन्होंने अपना कर्तव्य बहुत ही अच्छे से निभाया जब उन्होंने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लेके उनको पहले से ये चीज़ बता दी. बट फिर भी इस एटॉमिक का जो ये रिएक्शन है पीछे से, उनके बाद उनको बहुत ही दुख पहुंचा एंड फर्दर वो पॉलिटिक्स में ज्वाइन हुए और उनका एक ही काम रहा फिर शांति का संदेश देना सबको कि पीस जो है वो क्या चीज़ होती है. कि और दूसरे एक वर्क ये भी किया उन्होंने यहाँ पॉलिटिक्स में ज्वाइन होने के बाद कि जो ऐसे लोग हैं या फिर ऐसी कंट्रीज़ हैं जो हथियार को बनाने में
और फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग बना के रख देते हैं, या फिर उसको फर्दर फ्यूचर में मतलब कोई ऐसे बुरे पर्पस के लिए वो हथियार बना रहे हैं, तो उनको भी ये मैसेज देना कि आप जो भी वर्क करो दैट पीसफुली वर्क करो, ताकि किसी ह्यूमन बींग्स को इतना भी नुकसान ना हो। क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड वॉर की शुरुआत, वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हम बोल सकते हैं यहाँ से हो रही है। तो फिर ऐसे इंसिडेंट्स से सिर्फ नुकसान ही होता है, कोई जीतता नहीं है एक्चुअल में। जब कहीं भी दो देशों के बीच में ये लड़ाइयाँ होती हैं तो भले ही कोई एक देश जीतने वाला है और एक की हार होने वाली है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो दोनों की दोनों तरफ से हार ही है, क्योंकि इसमें लॉस होता है ह्यूमन बींग्स को। जो लोग इन बातों से जुड़े हुए नहीं हैं या फिर जिनको छोटी सी भी बात का पता नहीं है, उनको भी ये वॉर के रिलेटेड जो भी नुकसान होने वाला है वो उनको भी भुगतना पड़ता है। जो लोग इसमें निर्दोष है, जिनको इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों तरफ से लॉस ही है, जीत तो किसी की भी नहीं हुई ना। तो देखा जाए तो एक तरफ से इनकी सोच भी वैसी ही थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन की। So when Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. 1955 में जब एट द एज ऑफ 76 आइंस्टाइन की जब डेथ हुई, तब सेलिब्रेट उनको कैसे किया गया? एज अ विजनरी एक ऐसे उनका इतना दृष्टिकोण अच्छा था, एज अ साइंटिस्ट भी और एज ए ह्यूमन बीइंग भी। मतलब सिर्फ अपने प्रति नहीं पर पूरे वर्ल्ड के प्रति उनकी ये भावनाएं नहीं थी। सो सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड अ वर्ल्ड सिटीजन, सिर्फ अपनी कंट्री के, अपने देश के ही सिटीजन नहीं, पर उनको एज अ वर्ल्ड सिटीजन, मच एज अ साइंटिफिक जीनियस। यहाँ पर देखो, एक इंसान दुनिया में आता है, कितनी नामनाएं उनको मिलती है, पर उससे भी ज़्यादा उन्होंने काम किया, ऐसा काम कि उनके जिंदा नहीं पर उनके मरने के बाद भी लोग उसे वर्ल्ड सिटीजन के नाम से याद करते हैं, और साइंटिफिक जीनियस भी, क्योंकि उन्होंने काम तो जीनियस जैसा किया ही था, पर दुनिया के सभी लोगों के लिए उनकी जो भावनाएं थी, उन्होंने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की दुनिया के लोगों के प्रति के नहीं, ह्यूमन बींग्स को साइंस अच्छी चीज़ है, उनके इन्वेंशंस भी अच्छे हैं, पर उसका गलत तरीके से यूज़ नहीं होना चाहिए। सो ये इसके इन चीज़ों के पीछे उनकी भावनाएं यही थी, और इसीलिए ही उन्होंने पीस के लिए भी वर्क किया था। सो हियर वी आर एंड अवर चैप्टर ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। आई थिंक यू एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कि एक साइंटिफिक जीनियस जो है उसका ब्यूटीफुल माइंड भी हो सकता है। So through the combination of science and a beautiful mind, I hope you learn with a very great example of Albert Einstein, a lesson of humanity also. And I hope you understand the lesson very well. So here we are end our lesson. And for the glossary and a new words, you can follow the pages of your textbook that I share in this video. Thank you.